गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। सो इस चैप्टर में मेनली व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज फोर्स एंड प्रेशर। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट फोर्स। नाउ व्हाट इज फोर्स? अ फोर्स इज अ पुश और पुल acting on an object which tends to change its state of rest or of motion। एक फोर्स क्या होता है? जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन को, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकता है। रेस्ट मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो आराम कर रहा है, उसको मूव कर सकता है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी मोशन में है, मीन्स वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो फोर्स उसको किस में लेके आ सकता है? रेस्ट पे लेके आ सकता है। तो फोर्स अप्लाई कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ अ पुश और पुल। पुश क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ को अपनी से दूर धक्का देंगे, दैट इज कॉल्ड एज पुश। और अगर आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज अ पुल। सो बोथ पुश एंड पुल, they are form of force and they can change the state of an object which is at rest or in motion. Now force को हम denote कैसे करते हैं? कैपिटल F से। ओके, तो अगर हम कैपिटल F लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जिसके लिए आप N लेटर यूज करते हैं, या फिर kg मीटर पर सेकेंड। ये दोनों ही फोर्स की SI यूनिट होती है। और फोर्स जो होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मान लो दो टीम है ये, ठीक है, ये टग ऑफ वॉर का गेम है जिसमें दो टीम रस्सी को खींचती हैं। अब आप अगर ये दोनों सेम फोर्स के साथ रस्सी को खींचेंगी तो क्या होगा? ये इधर खींच रही है रस्सी को, ये इधर खींच रही है, तो क्या होगा? ये मूव ही नहीं करेंगे। बट अगर इन्होंने ज़्यादा फोर्स से, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, सो मान लो इन्होंने इधर 15 न्यूटन से खींच लिया और इन्होंने बस 10 न्यूटन का फोर्स लगा पाए, इसका मतलब इनके पास फोर्स ज़्यादा है, तो इसीलिए ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। मीन्स ये इस टीम को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो आपने देखा कि जो ये फोर्स है, इन्होंने क्या किया? अपनी तरफ खींचा ना, पुल किया। तो ये जो इन्होंने अपनी टीम की तरफ 15 न्यूटन से पुल लगाया, तो आप देख रहे हो कि एक तो ये जो फोर्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड किया? मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 15, तो क्योंकि 15 न्यूटन का फोर्स 10 न्यूटन से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये वाली टीम की तरफ जो है ये टीम, दूसरे वाली टीम मूव करने लग गई और दूसरी इन्हीं की डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स मिलेगा उसी डायरेक्शन में जो है दूसरे वाला ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। बट हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम जब भी फोर्स लगाते हैं, कि हम पुश या पुल लगा रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बार ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या कितना लाइट है। अगर आप एक हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आयरन का एक बड़ा सा बॉक्स है, बड़ा सा ब्लॉक है ये आयरन का, अगर आप इसको मूव करते हो, आप इसको पुश करते हो, आप इसको धक्का मारते हो, या आप इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हो, दोनों ही केस में आप इसको मूव नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आयरन जो है वो बहुत ही हैवी है। बट स्टिल आपने फोर्स तो लगाया ना। सो इट इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी और इट इज़ नॉट फिक्स्ड दैट फोर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस मोशन इन दी ऑब्जेक्ट। नाउ फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरैक्शन, मीन्स at least two bodies are there which are involved in the motion, in this force. So force is the cause. Force क्या है? cause है, जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट में क्या आता है? मोशन। So means force is the cause of मोशन। मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहे हो या उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, तो उसमें क्या आता है? मोशन आता है। सो फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या होता है? मोशन। जैसे दो इंटरैक्टिंग बॉडीज है, दो इंटरैक्टिंग बॉडीज का मतलब क्या है?
एक बॉडी जो फोर्स को अप्लाई करती है और दूसरी बॉडी जिस पे फोर्स लगाया जाता है, तभी तो कोई मोशन आएगा ना उनमें। तो मान लो ये एक कार है, ये कार अभी रेस्ट पे है, ये एक पर्सन है, ये यहाँ पे बहुत देर से यहीं पे है। ये पर्सन इस कार को ना ही पुश कर रहा है ना ही पुल कर रहा है, तो क्या इस कार में कोई मोशन आएगा? नहीं आएगा। तो जैसे ये पहले रेस्ट पे थी वैसे ही रेस्ट पे रहेगी, क्योंकि इस कार के ऊपर कोई भी मोशन नहीं लगाया, कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया, तो इसी वजह से इस कार के ऊपर भी कोई मोशन नहीं आया। बट अब ये पर्सन क्या करे, इस कार को धक्का मारने लग जाए, तो अब क्या होगा, ये जो कार है ये मूव करना शुरू कर देगी। सो इट मीन्स फोर्स की वजह से इस कार के अंदर मोशन आया। तो ये जो पर्सन है, ही इज द वन हु इज अप्लाइंग द फोर्स। और किसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है? इस कार के ऊपर। तो फोर्स किसकी वजह से हुआ है? दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन की वजह से। अब फोर्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है इस बेस पे कि क्या उन दो बॉडीज के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट है, मींस क्या वो दो बॉडी एक दूसरे को टच कर रही हैं तभी वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, या बिना दो बॉडी के आपस में टच किए भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो उसके बेसिस पे कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, मींस कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, जिसमें दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं तभी उनमें क्या होगा, मोशन प्रोड्यूस होगा। जैसे ये वाला जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा था कि यहाँ पे जो ये पर्सन इस कार को पुश कर रहा है, ये तभी पुश हुई जब इस पर्सन ने अपने हैंड से इस कार को टच करके और इसको मूव करने की कोशिश की। तो इस टाइप के फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। और अगर आपके पास ऑयल पिन्स है, आप उसके पास मैग्नेट लेके आओ, तो आप देखते हो कि अभी आपने पिन्स को मैग्नेट से टच भी नहीं किया, लेकिन उससे पहले ये जो पिन्स हैं वो मैग्नेट की तरफ मूव करनी स्टार्ट हो गई। तो इस टाइप के फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, क्योंकि इस फोर्स में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये फोर्स तब भी अप्लाई हो जाएगा अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर भी हैं। नाउ इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमने फोर्स तो पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या फर्क पड़ सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज इट कैन ब्रिंग एन मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू मोशन। एक फोर्स अप्लाई करने की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको आप रेस्ट पे लेके आ सकते हो। जैसे कि अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल में आप साइकिल को मूव कर रहे हो, आप पेडल कर रहे हो, तो साइकिल मूव कर रही है, लेकिन जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है, ब्रेक एक तरीके से आपको फोर्स देता है आपकी साइकिल को इन अपोजिट डायरेक्शन, आपकी साइकिल को फोर्स देख के वो रोकने की कोशिश करता है। तो आप देखते हो कि जो आपकी साइकिल मूव कर रही थी वो किस पे आ गई, रेस्ट पे। और फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकता है जो कि रेस्ट पे है। जैसे कि साइकिल है, साइकिल अभी आप साइकिल पे बैठे हो, साइकिल मूव नहीं कर रही है, बट जैसे ही आपने पेडल करना स्टार्ट किया साइकिल मूव करनी स्टार्ट कर देती है। तो आपने पेडल अप्लाई करने का मतलब क्या है कि आपने पेडल की हेल्प से साइकिल को फोर्स दिया और जो साइकिल है वो मूव करने लग गई। तो एक फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट में मोशन भी ला सकता है और उसको रेस्ट में भी लेके आ सकता है। देन एक फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है ना। जैसे कि अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, कोई आपको आके, आप इसमें बैठे हो चला रहे हो, कोई आपको आके पीछे से धक्का दे, सो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स मिल रहा है, तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होने लग जाएगी। वही अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो, कोई आपको इस डायरेक्शन में आके फोर्स देने लग जाए, मीन्स आपकी डायरेक्शन तो ये है बट आपको फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड पे मिल रहा है, तो अब क्या होगा, आपकी साइकिल की जो स्पीड है वो डाउन जाने लग जाएगी। तो फोर्स जो है वो स्पीड को ऑब्जेक्ट की इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। किस चीज़ पर डिपेंड करता है, अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स मिलता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है
उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिल जाए तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। देन इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम एक स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं और हमें एकदम से किसी टर्न पे मुड़ना है तो हमें अपने व्हीकल पे फोर्स लगाना पड़ेगा। सो with the help of force we can also change the direction of the object. Then it can change the shape of object. एक फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे आपके पास ये स्प्रिंग है, आप इसको दोनों साइड से खींचो, आप क्या देखोगे कि ये इस तरीके से खिंच जाएगा। या आपके पास एक सॉफ्ट बलून है, इसको आपने ऐसे प्रेस किया दोनों साइड से, ये थोड़ा सा पिचक जाएगा। सो यू कैन सी दैट द फोर्स can change the shape of the object. So these all are the effects of force. Now what is resultant force? Resultant force is the net affecting force. Net affecting force का मतलब क्या है? मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है सामने, ठीक है, ये कोई एक बॉक्स है, आप इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, आप इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा? आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो फोर्स को, ठीक है ना। सो जितना इधर से खींच रहे हो इतना उधर से खींच रहे हो, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में क्या कोई मोशन आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को माइनस कर देंगे। आप इसको अपोजिट डायरेक्शन को, जैसे ओरिजिन में होता है ना, ओरिजिन में नंबर लाइन में आप राइट में जब जाते हो तो पॉजिटिव लेते हो और लेफ्ट में जब जाते हो तो नेगेटिव। तो मान लो ये डायरेक्शन जो है राइट वाली ये पॉजिटिव हो गई, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। सो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो नेट इफेक्टिंग फोर्स कितना हो गया? कितना फोर्स लगा इस बॉडी पे? 0 लगा ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? नेट अफेक्टिंग फोर्स। मतलब जब ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो लास्ट में सारे फोर्स को बैलेंस करके जिस फोर्स का इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे आता है उसको रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। अब जैसे ये है, इसमें आप देख रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना है? 8 न्यूटन। मतलब 8 न्यूटन जो है वो 10 न्यूटन में से बैलेंस हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ कितने फोर्स का इफेक्ट आएगा? 2 न्यूटन का। और ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? इसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लग रहा है। पॉजिटिव आया ना आंसर, सो मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। अब इस केस में देखो, इस केस में आप देख रहे हो नेगेटिव साइड पे 10 न्यूटन है और पॉजिटिव साइड पे 8 न्यूटन है। आंसर आया -2 न्यूटन। तो ये माइनस क्या शो करता है कि जो डायरेक्शन होगी ऑब्जेक्ट की वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, क्योंकि हम नेगेटिव को क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और कितने फोर्स से मूव कर पाएगा वो? 2 न्यूटन के फोर्स से, क्योंकि 10 में से 8 न्यूटन अपोजिट वाले ने बैलेंस कर दिया। सो इसी के बेसिस पे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका सारा नेट इफेक्ट 0 आ जाए, उसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 न्यूटन, नेगेटिव में भी 10 न्यूटन, तो ये फोर्स कैसा हो गया? बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि इसमें जो फोर्स आ रहा है वो कितना है? 0 है। मीन्स इस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं आएगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हो बैलेंस्ड फोर्स जो है वो इनमें से कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इफेक्ट 0 है। सो जितने भी इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं मोशन की वजह से, वो किसकी वजह से होते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में जो फोर्स होता है नेट, दैट इज नॉट 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बॉक्स है, इधर आपने 10 न्यूटन से खींचा, इधर 15 न्यूटन से, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 15 न्यूटन है, तो नेट आंसर कितना आया? 5 न्यूटन। तो मतलब इस डायरेक्शन में जो ये बॉक्स है वो मूव करेगा, और कितने फोर्स से? 5 न्यूटन से। तो ये जितने भी इफेक्ट्स हैं दे आर बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, शेप, बिकॉज समटाइम्स दीज ऑब्जेक्ट्स दे आर सॉफ्ट। जैसे स्प्रिंग है वो इजीली खिंच जाता है, या बॉल है वो सॉफ्ट है तो वो इजीली प्रेस हो जाती है। तो बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप तो चेंज कर सकता है जहां ऑब्जेक्ट सॉफ्ट हो, बट अदरवाइज इट कैन नॉट ब्रिंग एनी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स विच आर बीन प्रेजेंट टू यू हेयर। बेसिकली दीज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे जो हमने रिजल्टेंट फोर्स डिस्कस किया था
तो इसमें ये वाला फोर्स कैसा हुआ, ये बैलेंस्ड है, ये कैसा है, अनबैलेंस्ड, और ये वाला भी कैसा है, अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।